नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों की गहराई में उतरने वाले हैं। मतलब वो काम जो हजारों सालों से इंसान करता आ रहा है अपना पेट पालने के लिए। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शिकार के दिनों से लेकर आज की हाईटेक खेती तक का पूरा सफर दिखाते हैं। ये तो एक तरह से इंसान के विकास की कहानी हुई जो सीधे सीधे जमीन से जुड़ी है। एकदम। तो आज हम इन्हीं प्राथमिक क्रियाओं की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी दुनिया को कैसे चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्थिक क्रिया होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है? सरल शब्दों में हाँ, कोई भी काम जिससे आपको आय हो रही है वो एक आर्थिक क्रिया है। अच्छा। और इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आज हम सिर्फ पहले वाले पर यानी प्राथमिक क्रियाओं पर बात करेंगे। प्राथमिक मतलब जो सबसे पहली है, जैसे सीधे प्रकृति से कुछ लेना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्राथमिक क्रियाएं वो हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर हैं, जैसे खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना या फिर जमीन से खनिज निकालना। समझ गया। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज खड़ी होती है। एकदम। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखेट और भोजन संग्रह मतलब शिकार करना और खाना इकट्ठा करना। हाँ, ये इंसान का सबसे पुराना काम था। उस समय का समाज पूरी तरह से अपने आसपास के जानवरों और पेड़ पौधों पर निर्भर था। मतलब उनका सुपरमार्केट उनका जंगल ही था। एक तरह से हाँ, खासकर उन इलाकों में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी या बहुत ज्यादा गर्मी, जहाँ खेती करना मुमकिन ही नहीं था, वहां तो शिकार ही जिंदगी थी। और उनके औजार भी तो कितने साधारण होते थे। पत्थर, लकड़ी, इनसे बने भाले और तीर। सही बात है। और इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा शिकार कर भी नहीं पाते थे। एक कुदरती संतुलन बना हुआ था। लेकिन फिर इंसान ने सिर्फ पेट भरने से आगे भी सोचा होगा। सोचा, बिल्कुल सोचा। धीरे धीरे भोजन संग्रह का व्यापारीकरण होने लगा। लोगों को समझ आया कि कुछ पौधे ज्यादा कीमती हैं। जैसे कुनैन पेड़ की छाल, जिससे मलेरिया की दवा बनती है जी। या कुछ खास औषधीय पौधे। लोग इन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेचने लगे। अच्छा, तो जो पहले सिर्फ गुजारा था वो अब व्यापार बन रहा था। हाँ, और इसी से जुड़ी एक मजेदार बात बताऊं। बताइए। हम जो च्युइंग गम चबाते हैं उसमें जो चिकल होता है वो ज़ेपोटा नाम के एक पेड़ के दूध से बनता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब वो भी एक तरह का संग्रहणी है। बिल्कुल। देखिए कैसे हजारों साल पुरानी आदतें आज भी हमारे साथ हैं, बस उनका रूप बदल गया है। कमाल है। लेकिन सिर्फ शिकार पर तो हमेशा निर्भर नहीं रहा जा सकता था। इसी अनिश्चितता से शायद अगला कदम आया होगा। सही कह रहे हैं। यहीं से कहानी में अगला मोड़ आता है, पशुचारण। इंसानों ने सोचा कि जानवरों का रोज रोज पीछा करने से अच्छा है कि उन्हें पालतू बना लिया जाए। तो अब उनका भोजन उनके साथ साथ चलता था। एकदम। और इसी में पहला प्रकार था चलवासी पशुचारण। इसमें पशुचारक अपने जानवरों के लिए पानी और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मतलब अभी भी घुमंतू जीवन ही था। हाँ, लेकिन अब वजह शिकार नहीं बल्कि अपने पशु थे। और अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग जानवर पाले जाते थे, जैसे अफ्रीका में गाय बैल, सहारा में भेड़ बकरी ऊंट और तिब्बत के पहाड़ों में याक। और ये लोग मौसम के हिसाब से भी तो अपनी जगह बदलते होंगे ना। बिल्कुल, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे भारत में ही है। हिमालय की गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जनजातियां। हाँ, मैंने सुना है वो गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों में वापस मैदानों में आ जाते हैं। जी। और पशुचारण का दूसरा रूप इससे बिल्कुल अलग है। वो है वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक मतलब ये व्यापार के लिए होता था। हाँ, ये पश्चिमी संस्कृति से आया है। इसमें बड़े-बड़े स्थायी फार्म होते हैं जिन्हें रैंच कहते हैं। जानवर घूमते नहीं हैं। अच्छा, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जैसा हुआ। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। ये पूंजी प्रधान है, मतलब इसमें पैसा बहुत लगता है। जानवरों की सेहत, उनके प्रजनन, सबका वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखा जाता है। और इसमें एक ही तरह के जानवरों पर फोकस होता होगा। एकदम। जैसे सिर्फ भेड़ पाली जा रही हैं उनके लिए, या सिर्फ गाय, दूध और मांस के लिए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इन देशों में ये बहुत आम है। तो जानवरों को पालने का तरीका भी गुजारे से निकलकर एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया। बिल्कुल। और इसी सफर में अगला और शायद सबसे बड़ा पड़ाव था कृषि का। कृषि, जिसने इंसान को सही मायनों में एक जगह टिकना सिखाया। सही बात है।
और इसकी भी कई किस्में हैं। सबसे पुरानी है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसके नाम से ही लग रहा है, मतलब पुरानी और सिर्फ गुजारे लायक। हाँ, इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इसमें जंगल का एक हिस्सा काटा, उसे जलाया और जो राख बची वो खाद का काम करती थी। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका था। तो फिर कुछ साल उस पर खेती की और जब जमीन का उपजाऊपन कम हुआ तो नई जगह चले गए। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसके तो दुनिया भर में बड़े दिलचस्प नाम हैं। भारत के उत्तर पूर्व में इसे झूमिंग कहते हैं ना? हाँ, और मेक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया में लादांग। लेकिन जब आबादी बढ़ी तो ये तरीका काम नहीं आया। जमीन कम पड़ने लगी होगी। बिल्कुल। तब आई गहन निर्वाह कृषि। ये मानसून एशिया के घनी आबादी वाले देशों में होती है, जैसे भारत और चीन। गहन मतलब छोटे से खेत से ज्यादा पैदावार निकालना। एकदम। इसमें किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। खेत छोटे होते हैं तो ज्यादातर काम हाथ से ही होता है। इसमें भी दो प्रकार हैं, एक जहां चावल मुख्य फसल है और दूसरा जहां चावल नहीं उग सकता, वहां गेहूं, जौ जैसी फसलें होती हैं। और फिर एक और तरह की कृषि आई जिसे यूरोपीय लोगों ने शुरू किया था, रोपड़ कृषि। हाँ, और इसका मकसद स्थानीय लोगों का पेट भरना बिल्कुल नहीं था। इसका एकमात्र मकसद था मुनाफा कमाना। मतलब? सब वो फसलें थीं जो यूरोप में बिक सकती थीं। अच्छा, तो ये कृषि का फैक्ट्री मॉडल था। इसमें तो बहुत पैसा और मैनेजमेंट लगता होगा। बहुत ज्यादा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्राजील के कॉफी के बागान, जिन्हें फजेंडा कहते हैं। फजेंडा? तो अगली बार कॉफी पीते हुए ये नाम याद रहेगा। जरूर। और फिर आती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां जमीन बहुत है पर लोग कम हैं। जैसे अमेरिका के प्रेरीज या अर्जेंटीना में पंपास। एकदम सही। यहाँ सैकड़ों एकड़ के खेतों में सारा काम बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। मुख्य फसल है गेहूं। तो ये इलाके दुनिया की ब्रेड बास्केट कहलाते हैं। बिल्कुल। और आखिर में दो और खास प्रकार हैं। एक है डेयरी कृषि, जो शहरों के पास होती है ताकि ताज़ा दूध और मक्खन बाजार तक जल्दी पहुंच सकें। और दूसरी है भूमध्य सागरीय कृषि। ये अपनी खासियत के लिए जानी जाती है। यहाँ खट्टे और रसदार फलों की खेती होती है, जैसे अंगूर, जैतून। हाँ। और दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन इन्हीं अंगूरों से बनती है जो इन इलाकों में उगते हैं। तो हमने जमीन के ऊपर की तो सारी बात कर ली, लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे भी था। बिल्कुल। और उसे निकालने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो है खनन, माइनिंग। औद्योगिक क्रांति के बाद तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होगा। आसमान छू गया। हर मशीन, हर फैक्ट्री, हर रेल लाइन के लिए खनिजों की जरूरत थी। लेकिन खनन करना इस बात पर निर्भर करता है कि वो फायदेमंद है या नहीं। और ये कैसे तय होता है? दो चीजें देखी जाती हैं। पहली, भौतिक, मतलब जमीन में खनिज कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कितनी गहराई पर है। और दूसरी आर्थिक, यानी बाजार में उसकी मांग है या नहीं, उसे निकालने की तकनीक और पैसा है या नहीं, और मजदूरों पर कितना खर्च आएगा। अच्छा, और इसके तरीके भी तो अलग अलग होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला है धरातलीय खनन। ये तब होता है जब खनिज जमीन में ज्यादा नीचे नहीं होता। ये सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका है। मतलब बस ऊपर की मिट्टी हटाई और खनिज निकाल लिया। जी। लेकिन जब खनिज बहुत गहराई में होता है तब दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे भूमिगत या कूप की खनन कहते हैं। इसमें सुरंगें बनानी पड़ती होंगी। हाँ, गहरी सुरंगें या कुएं खोदे जाते हैं। ये तरीका बहुत जोखिम भरा होता है। खदानों में जहरीली गैस, आग लगने या पानी भर जाने का खतरा हमेशा रहता है। ये तो बहुत खतरनाक काम है। बहुत। इसीलिए अब विकसित देश इस तरह के खनन से पीछे हट रहे हैं। तो शिकार के लिए पत्थर के औजार बनाने से लेकर जमीन में गहरी सुरंगें खोदने तक, ये प्राथमिक क्रियाएं हमेशा से मानव समाज की नींव रही हैं। बिल्कुल। ये हमें सीधे तौर पर पृथ्वी के संसाधनों से जोड़ती हैं। और एक बात जो साफ है वो ये कि जैसे जैसे तकनीक बदली है, इन कामों का रूप भी बदल गया है। सही बात है। जो कभी सिर्फ जिंदा रहने का जरिया था, वो आज खरबों डॉलर का एक वैश्विक व्यापार बन चुका है। एकदम। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम पर्यावरण और संसाधनों को बचाने की बात करते हैं, तो इन बुनियादी गतिविधियों का भविष्य क्या होगा? क्या तकनीक हमें और टिकाऊ तरीके खोजने में मदद करेगी, या फिर संसाधनों की हमारी बढ़ती भूख हमें किसी नए संकट की ओर ले जाएगी?